Hello everyone, welcome to Pradesh tutorial. Guys, in this lecture we are going to talk about 90 day study plan for RDB Grade B exam 2020. आप में से काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हो, सर हाउ टू प्रिपेयर, स्टडी प्लान क्या रहेगा, स्ट्रेटजी क्या है, हाउ टू क्रैक, स्क्रैच से कैसे प्रिपेयर करें। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आप कोरा, टेलीग्राम, अनअकैडमी, हर जगह आप लोग यही पूछते रहते हो। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रिपरेशन सीरीज है, जहाँ पर कि आपको एक एक चीज़ को जितने माइन्यूट डिटेल्स होते हैं सब कुछ आपको बताया जाएगा। ओके, और तो ये 4 से 5 वीडियो सीरीज है जो कि आपको अगले एक हफ्ते में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सभी वीडियो देखना, साथ ही साथ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। ओके, ताकि जब भी नई वीडियो पोस्ट किए जाए उसका अपडेट आपको मिलता रहे। एज वेल एज गाइस आपको ये बात ध्यान देना है कि देखो, जो भी स्ट्रेटजी या स्टडी प्लान्स वगैरह होते हैं ये आपको अलग अलग होते हैं। ओके, मे बी इवन कह सकते हो ये आपको स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। इसीलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप खुद का प्लान तैयार करो, राइट। कि जो भी मैं आपको प्लान यहाँ पर दे रहा हूँ उसको आपको जो थोड़ा सा क्या करना है कि मॉडिफाई वगैरह करना है और अपने अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे कि आप में से कुछ लोग जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठते होंगे, कुछ लोग आप में से लेट उठते हैं। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग आपका दिन शुरू होता है, उसी अकॉर्डिंग आपका पूरे पास टाइम आपके पास बचता है। सबके पास 24 आवर ही है, लेकिन वही डिपेंड करता है कि कौन किस तरह उसको मैनेज कर रहा है। तो इसीलिए आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई वगैरह करके जो है अपने अकॉर्डिंग प्लान वगैरह रेडी करें। ऑल्सो अपना खुद का एनालिसिस आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का आप एनालिसिस करो। दूसरी बात ये रहा। तीसरी बात ये है कि आपको ये हमेशा समझना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रेटेजी प्लान्स एंड ऑल दीज थिंग्स है ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर करना होता है। खास करके बिगिनर्स जो भी हैं उनको बताना चाहूँगा कि देखो, बस ये स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने में, ये आपको स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने में, इसी में आपको 1 महीने नहीं लगाने हैं। ये 2 से 3 दिन का काम है। जब आपने डिसाइड कर ही लिया आरबी ग्रेड का एग्जाम तैयारी करने वाले हो तो फटाफट जो है आप ये चीज़ों को प्लान करो, स्ट्रेटेजी बनाओ और उसके बाद लग जाओ। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगा, काम आएगा आपका सिलेबस कवर करना। ओके, बेसिक्स वही है कि आपको जो सिलेबस पढ़ते हो, जो प्रैक्टिस करते हो, जो डिवीजन करते हो, वही आपको एग्जाम पूछा जाएगा। ये नहीं पूछेगा कि आपका स्टडी प्लान कैसा था। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दैट। इसीलिए अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है पढ़ाई पर फोकस करना है, ना कि स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करने पर या आपको स्ट्रेटेजी एंड ऑल दी वीडियो वगैरह को सर्फिंग वगैरह करने में टाइम वेस्ट करनी है। ओके, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। मैं आपको अनअकैडमी प्लस पर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू का क्लास लेता हूँ। ओके, तो मेरे साथ साथ काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं, जैसे कि हम लोग आरबी ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए। ओके, अभी नबार्ड के लिए आपको एआरडी का स्टार्ट होने वाला है, रिसेंटली स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, अगले साल के लिए, इस साल के लिए अगले साल के लिए स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फिर उसके बाद आपको अभी पीएस एसबीआई सब कुछ कवर कर रहे हैं और बस एक सब्सक्रिप्शन आपको कवर होता है। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग कोर्स के लिए अलग सब्सक्रिप्शन बाय करनी है, नो नीड टू डू दैट। आप एक ही सब्सक्रिप्शन बाय करते हो और उसमें आपको सब कुछ कवर करते हैं हम लोग। ओके, तो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन फॉर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो एक कोड है ब्रजेश 10 या दूसरा कोड है बैंक फॉर सक्सेस। दोनों में से कोई भी यूज कर दोगे आपको जो है सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप जो है सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। गाइज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, ये नाम है सेम टू सेम, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही आपको टेलीग्राम पर भी है, ब्रजेश मोहन ट्यूटोरियल आपको नाम है। ओके, या तो आप ये नाम सर्च कर लो टेलीग्राम पर, उससे ज्वाइन कर लो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दिया हुआ है वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें। और ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग जरूर जो है आप इसको ज्वाइन करें। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो का, यहाँ से स्टडी प्लान वाला पार्ट। देखो, मैंने जो प्लान है उसको क्या किया हुआ है, अलग अलग भागों में बांटा हुआ, आप देख सकते हैं पूरा कलरफुल तरीके से यहाँ बनाया हुआ है। तो सबसे पहला क्या है, बिगिनर्स। ओके, जो लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा है वर्किंग प्रोफेशनल्स, जैसे कि बैंकर्स, जिन्होंने एमबीए वगैरह किया हुआ है और कहीं पर आप वर्क कर रहे हो। ओके, किसी फाइनेंस कंपनी कहीं पर आप काम कर रहे हो। और दूसरा है यूपीएससी वालों को भी मैंने यहीं पर रखा है। गाइज आप ये बात मानो कि यूपीएससी इट ऑल्सो फुल टाइम जॉब। जो लोग यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर ये कैसे मान के चलो कि आपको प्रिपरेशन करना भी एक तरह से फुल टाइम जॉब की तरह है वो। ओके, और तीसरा कैटेगरी है वर्किंग प्रोफेशनल्स। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग जो आपको स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल मैंने आपको बैंकर्स, कैट, एमबी वगैरह इसलिए रखा है क्योंकि बैंकर जो लोगों ने आपका यूपीएस की तैयारी करके बैंक में सिलेक्शन लिया, ऑटोमेटिक सी बात है उन्होंने मॉक एंड ऑल दीज थिंग्स किया हुआ है। तो जो फेज 1 वाला पार्ट है वो एक बार उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, बस उनको क्या करना है, कंसेप्ट को ब्रशअप करने और रिविजन करना है, बस हो गया।
जो कैट या एमबीए वाले लोग हैं उन्होंने भी आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को इतने अच्छे तरीके से इतने फाड़ू लेवल पर कर रखा है, बस उनको जीए को अच्छे से कवर करना है, अल्टीमेटली उनका भी फेज 1 आपको अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो उनके लिए आपको फेज 1 में दिक्कत है नहीं, बस जीए को अच्छे से करना है उनको, और जीए आप कर सकते हैं अगर आप डेली 1 घंटे का टाइम देते हो तो भी आपका जीए आसानी से हो जाता है। ओके, रही बात आपको यूपीएससी वालों को, देखो यूपीएससी वालों के लिए क्या है कि उनके पास फेवरेबल होता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू। ओके, देन जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन जो है वो भी आपको इनका अच्छा होता है, डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन जो है ये भी अच्छा होता है। ओके, ये पोर्शन भी ऑलरेडी कवर्ड होता है, एंड ऑल्सो जो क्वांट और इंग्लिश वगैरह में कह सकते हैं वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो होती ही है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आपका ऑलरेडी ये वाला मेजर पोर्शंस कवर्ड है, सो इन दैट केस यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स जिसको आपको कवर करने की जरूरत है, और उसके लिए आपको टाइम कम लगता है, मतलब कम टाइम आप उसको कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको जो है इनको एक तरह से बेनिफिशियरी में रखा है जहां पर कि इनके पास एडवांटेज है, राइट। दूसरा है वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि आपको स्क्रैच से स्टार्ट करें, जैसे कि आईटी वाले, आईटी सेक्टर वगैरह में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कह सकते हो एक तरह से। ओके, उनके लिए क्या हो जाएगा एक तरह से स्क्रैच से स्टार्ट करना हो, क्यों? क्योंकि ना तो उनके पास इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है ना फाइनेंस का बैकग्राउंड है। ओके, या दे मे नो सम क्वांट एंड रीजनिंग इंग्लिश थिंग, बट स्टिल उनको फिर से आपको जो है बैंक के लेवल पर आपको उनको कवर करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली उनके लिए काफी मेजर होगा। या वैसे सभी लोग जो आपको किसी और इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, आईटी प्रोफेशनल की वजह कह सकते हैं, तो खास करके बीटेक वाले होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं जिन्होंने आपको यूपीएससी वगैरह नहीं किया हुआ है, उनके लिए कह सकते हो कि इफ दे आर वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर, उस कंडीशन में अगर वो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके हिसाब से आप लोग जो है अलग प्रिपरेशन प्लान की जरूरत होती है। ओके, तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और वर्किंग नहीं है, ओके, दे आर नॉट वर्किंग, तो वैसे कंडीशंस में क्या होगा कि यू हैव फुल डे टू प्लान, आपके पास पूरा का पूरा दिन है जो आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो प्लान करने के लिए, राइट। तो भरपूर तैयारी करो, पूरा जो है आप मस्त मगन होकर जो है तैयारी करो यहाँ पर। सो यू हैव टू प्रिपेयर 8 to 10 आवर्स डेली। आपको क्या करना है, 8 से 10 घंटे आपको डेली प्रिपेयर करने हैं। गिव इक्वल टाइम टू बोथ फेज 1 एंड फेज 2। देखो ये चीज आपको मैं यहां पर बोलता है कि पहले आप फेज 1 का तैयारी करो और फिर फेज 2 का तैयारी करना। अगर अगर आपने जो है ये वीडियो कह सकते हो एग्जाम से 6 महीने पहले अगर आप देख रहे थे, लेट सपोज कि ये वीडियो मैंने आपको जून में पोस्ट किया होता, ओके, जून वगैरह मैंने अगर पोस्ट किया होता तो उस टाइम पर मैं कह सकता था, और मुझे ये पता होता क्योंकि जून में मुझे लग रहा था कि नोटिफिकेशन आपको सितंबर तक आ जाएगा, तो वैसे केस में जो है मैं आपको फिर भी जो है यही होता। अगर मान लो कि आपके पास 6 महीने का टाइम है या 8 महीने का टाइम है, तो वैसे कंडीशन से आपको कह सकता हूँ कि फेज 1 का पहले अच्छे से प्रिपेयर करो, IBPS और SBI लेवल का प्रिपरेशन करो, और देन आप जो है फेज 2 पर मूव करना। ओके, व्हेन यू स्टार्ट स्कोरिंग गुड मार्क्स इन फेज 1 पेपर, मतलब जो खास करके IBPS या SBI लेवल के मॉक वगैरह में आप अच्छा स्कोर करने लगते हो, तब जाकर आपको फेज 2 पर मूव करना है। लेकिन यहाँ पर अब ट्विस्ट क्या है कि चूंकि आप क्या कर रहे हो कि अब मान लो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि चूंकि इंटरव्यू आपको क्या होगा, अगले महीने इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, और इन एनी केस हम लोग जो है दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ सकती है, तो बच गए आपके पास वही 3 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर और कुछ दिन आपके दिसंबर के। तो वैसे केस में आपको जो है दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलना ही पड़ेगा इफ यू आर टारगेटिंग दिस ईयर्स एग्जाम। अगर आप इस साल का एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो दोनों का आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप जो है नेक्स्ट ईयर का टारगेट कर रहे हो तो वंस अगेन आपको ये बताना चाहूंगा कि दो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, इस बार आप जो है अब क्या हो गया कि स्टूडेंट आपको जागरूक हो चुके हैं, तो आप में से काफी सारे लोग जो है जो अंडर ग्रेजुएट है, जो अभी ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, वो लोग भी मेरे पास आते हैं, तो उनके लिए कहना चाहूंगा देखो बच्चों अभी आपको क्या करना है कि बस फेज 1 को पहले स्ट्रांग करो। ओके, थोड़ा बहुत जो है आप फेज 2 वगैरह पर टाइम दे सकते हो, या खास करके बिजनेस न्यूज़पेपर वगैरह को पढ़ा करो, वहां पर इंटरेस्ट वगैरह बिल्ड किया करो। ओके, कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के साथ साथ आप जो है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वगैरह पर फोकस किया करो, और बिजनेस न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करें अगर आपको आरबी ग्रेड बी की तैयारी करनी है बाद में जाकर, तो ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि जो है कंडीशन ये हो रहा है कि चूंकि मैं आपको 90 डेज का प्लान दे रहा हूं और ये मैं सोच रहा हूं कि दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो वैसे केस में क्या होगा, आपको दोनों चीज साइमल्टेनियसली लेकर चलना पड़ेगा। ओके, दोनों आपको साइमल्टेनियसली लेकर चलना पड़ेगा। देन देयर इज वन मोर थिंग कि ट्राई टू कवर फेज 1 एंड फेज 2 साइमल्टेनियसली। ओके, ये चीज आपको साइमल्टेनियसली कवर करना पड़ेगा। नो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी, बैंकर्स, कैट, एमबीए, यूपीएससी। गाइस मैंने आपको ऑलरेडी यूपीएससी के बारे में बताया कि उन लोगों को बस क्या करना है, देखो आपके पास आपको खुद अंडरस्टैंडिंग है, आप यूपीएससी के अगर एस्पायरेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। ओके, कि आपको क्या करना है, बस थोड़ा बहुत चेंज करना है कि मैनेज करना है आपको, डेली 2 से 3 घंटे आपको मैनेज करने एडिशनल,
जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ पर प्रिपरेशन में। जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता है, लेट्स सपोज किसी का क्वांट वीक होगा, किसी का रीजनिंग वीक हो सकता है, या किसी का आपको फाइनेंस किसी को कवर करना होगा, तो वैसे केस में जो आप 3 घंटे जो है निकाला करो और उसको आप यूटिलाइज करके यहाँ पर प्रिपरेशन पर फोकस कर सकते हैं। ओके, तो आपको कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी है कैट वाले। गाइस कैट स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कवर्ड है, आपको बस फोकस क्या करना है, बस आपको जो है प्रैक्टिस वगैरह करनी है। किस तरह का, क्योंकि कैट में आपको अलग तरह का क्वेश्चन होता है, बैंक का आपको अलग तरह का क्वेश्चन पूछाता है, ऑल्दो बेसिक तो सेम ही रहेगा ना। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना था, अल्टीमेटली दोनों का आपको जो है साथ लेकर चलना है, फेज 1 फेज 2 को, और बस मॉक वगैरह लगाते रहा करो। ओके, मॉक वगैरह सॉल्व किया करो और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, ओके, कहाँ पर लीड कर रहे हो। जहाँ पर लैग कर रहे हो वहाँ पर बेसिकली आपको प्रैक्टिस कर लेना है, उसके कंसेप्ट सीख लेने हैं, और अल्टीमेटली आपको फोकस कहाँ करना है, फेज 2 एग्जाम पर फोकस करना है। ऑल्दो आप में से जो MBA जिन्होंने कर रखा है, उन्होंने MBA अगर फाइनेंस वगैरह से किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आपने इकोनॉमिक्स वगैरह तो पढ़ाई होगा, फाइनेंस पढ़ाई होगा, मैनेजमेंट आपने पढ़ाई होगा, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा जो है कवरेज मिल जाता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है, क्या उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें कवर्ड है। अगर नहीं कवर्ड है तो वैसे केस में जो आप सिलेबस वगैरह को कवर करो, अल्टीमेटली आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पर। ओके, दूसरी बात कि आप ऑलरेडी वर्किंग हो गए तो आपके पास टाइम उतना है नहीं, इसीलिए योर सेल्फ एनालिसिस, जो आपका सेल्फ एनालिसिस है वो आपके काफ़ी काम आएगा। तो एक बार एनालाइज करके देखो चीज़ों को, और ये वीडियो का आप अंडरस्टैंडिंग जनरेट करो कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर पूछी आती है। प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको डाउट था टेलीग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रीवियस पेपर वगैरह शेयर कर दूंगा। ओके, तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो यू मे हैव द वर्क प्रेशर, but that's the thing with any job, so it's better you manage to achieve something bigger and better। देखो जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उतना आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ये अल्टीमेटली ह्यूमन की जो है एक तरह से थिंकिंग होती है कि जितना प्रेशर उतना अच्छा आप जो है उसी आपको बाहर निकलने का तरीका ढूंढना है। आपको प्रेशर जो है, खास करके बैंकर्स के लिए बात जो है लागू होती है आज की डेट में, PSB एंड पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर भी हो, प्रेशर्स अल्टीमेटली आपको काफ़ी ज़्यादा है, जो वर्कलोड है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आपको उससे बाहर निकलना है और RBI जैसे स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है, तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है खोना पड़ेगा, चाहे वो वीकेंड ही क्यों ना हो। ओके, सो स्टार्ट विथ जिस चीज़ आपको लैक करो उसके अकॉर्डिंग आप करो। जो खास करके बैंकर है, बैंकर का आपको फेज 2 पर फोकस करना है। ओके, कैट वालों को जो आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो। UPSC वालों के लिए फेज 1 पर थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि फेज 2 के आपके टॉपिक्स कवर्ड होंगे, और फाइनेंस मैनेजमेंट पर उनको ध्यान देना है। ना द वर्किंग प्रोफेशनल्स जो स्क्रैच से करें, गाइज आपको प्लान बनाना है। इस साल के लिए टारगेट मत करो, एक साल का एडवांस में टारगेट करो कि लेट सपोज आपको टारगेट इसी साल का करना है, लेकिन ये ध्यान रहे, ओके, ये ध्यान रहे कि आप जो है धीरे धीरे करके चीज़ों को ले जानी। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम के पीछे भागो। देखो एग्जाम के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तभी आप क्रैक कर पाओगे। ओके, तो ये होती है ना कि एक बार अगर आप प्रिपेयर्ड हो गए तो एग्जाम आपके पीछे झक मार के आएगी, सिलेक्शन तो आपको झक मार के आएगी। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रहे कि आपको तैयार होना है। ओके, एग्जाम के पीछे भागने से आपका नुकसान होगा। आपको उसके बजाय क्या करना है कि उसके बजाय आपको थोड़ा टाइम ही लगे लेकिन चलेगा। अल्टीमेटली यू विल हैव टू बिल्ड योर ओन कंसेप्ट, यू विल हैव टू गेट रेडी फॉर द एग्जाम। आप जैसे एग्जाम के रेडी होते हो उसके बाद आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो जितना ही टाइम आपके पास है स्क्रैच से स्टार्ट करें तो पहले फेज 1 को लो। ओके, इनिशियली फेज 1 वगैरह को करो, 1 महीने 15 दिन 1 महीने आप उसमें लगाएं, फिर आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, फिर आपको आगे मूव करना है, फेज 2 एग्जाम वगैरह पर मूव करना है। ओके, तो ये आपके लिए प्लान रहेगा। सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ओनली, बैंकर्स के बिगिनर्स के बारे में बात करने वाले हैं, और उनके लिए मैं आपको 8 to 10 आवर्स का प्लान देने वाला हूँ कि दिन भर में आप कैसे मैनेज कर सकते हो 8 से 10 घंटे पढ़ के। तो ये सब्जेक्ट है आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का। गाइस इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू ये आपको फाइनेंस मैनेजमेंट वगैरह के लिए आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं उसका सिलेबस वगैरह। ओके, तो ये रीजनिंग का सिलेबस है आपको, लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रहते हैं पेज 1 एग्जाम में। सिलोगिज्म, कोडेड इक्वलिटीज, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर आपको इनपुट आउटपुट काफ़ी अच्छा था, 5 क्वेश्चन यहाँ पर होता है। ओके, सिलोगिज्म कोडेड इक्वलिटी से आपको जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन से 5 से 8 क्वेश्चन दिखते हैं एग्जाम में। देन वी हैव द सिटिंग रीजन, पजल कंपोनेंट, पजल कंपोनेंट आपका 50% रहेगा एग्जाम में। ओके, 50% क्वेश्चंस आपके जो है वो पजल कंपोनेंट, टोटल 27 से 28 क्वेश्चंस आपको जो यहाँ पर पजल से होते हैं, इसीलिए ध्यान रहे
कि आपको पजल्स को लाइटली नहीं लेना है, कि अगर आपको पजल समझ में नहीं आता है तो उसको समझने की कोशिश करो। एटलीस्ट आप जो है यहाँ पर अगर मान लो कि 5 पजल होंगे तो उसमें से आपको 2 या 3 तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, 2 कम से कम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको पजल वगैरह पर फोकस करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। देन वी हैव द रैंकिंग एंड डायरेक्शन सेंस ऑल्सो, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल है। राइट, देन अप्रोक्सीमेशन, क्वांटिटी इक्विटी में आपको जो है अप्रोक्सीमेशन है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंडस्ट्री, डाटा सफिशिएंसी। डाटा इंडस्ट्री से आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको 4 तरह के ग्राफ होते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ। 4 ग्राफ होते हैं। मिक्स्ड ग्राफ होता है जहां पर कि आपको 1 और मोर देन 1 ग्राफ को आपको मिक्स्ड करके दिया जाता है। ओके, लेट सपोज कि आपको लाइन और पाई चार्ट दिया है, उसी को हम लोग मिक्स्ड ग्राफ बोलते हैं। देयर इज वन मोर थिंग, मिसिंग डीआई, जहां पर आपको ग्राफ जो दिया होता है उसमें डाटा आपको मिसिंग होता है, वो डाटा आपको जो है खुद डिसाइड करना, तो खुद में आपको जो फिगर आउट करना होता है, तो मिसिंग डीआई उसी को हम लोग बोलते हैं। एक और आपको नया ट्रेंड चला है, वो है कैसलेट का, जहां पर आपको ये तो डायग्राम बेस्ड हो गए। कैसलेट में क्या होता है, ओके, कैसलेट्स में आपको पैराग्राफ के फॉर्म में दिए होते हैं और डायग्राम आपको खुद प्रिपेयर करना होता है, जैसे कि वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आपको पूछे जाते हैं, उसके माध्यम पर हो जाता है। लेकिन इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली वेन डायग्राम, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर हो सकता है कैसलेट में। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको जो है 15 नंबर के डीआई रहेंगे, 15 नंबर का आपको डीआई रहेगा, 30 में से 15 मार्क्स का आपको डीआई रहेगा, और ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसीलिए आपको जो है यहाँ पर अगर क्वांट में अच्छा स्कोर करना है तो ये चीज़ों का आपको अच्छा करना पड़ेगा। देन वी हैव द रेशियो एंड मिक्सचर एलिगेशंस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाती है। इंग्लिश वंस अगेन 30 मार्क्स का रहता है, क्वांट भी 30 मार्क्स का रहता है, और रीजनिंग आपको 60 मार्क्स का रहता है। राइट, तो और बाद बाकी जीए आपका 80 मार्क्स का रहता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि रीजनिंग में आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। इंग्लिश आपको बस क्या है कि पढ़ते चलना है। इंग्लिश वगैरह में क्या होता है कि आपको इंग्लिश, अगर आपको न्यूज़पेपर वगैरह अच्छे से आप पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, या इंग्लिश आपको जो है इंग्लिश एज ए लैंग्वेज अगर आपने सीख रखा है, अल्टीमेटली आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट टू डू प्रैक्टिस। ओके, कि आप अल्टीमेटली यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चंस वगैरह की अंडरस्टैंडिंग आएगी, अलग अलग तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कितना जल्दी सॉल्व करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आपको जनरेट हो जाएगी। बस इतना ही आपको करते रहना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लान। तो पहला चीज यहाँ पर क्या है कि 90 डेज प्लान में आपको जो है डे 1, यहाँ पर डे वाइज प्लान है, अगर आप देख सकते हैं तो डे 5, 17, 24, 32, 36 और 40, 44 एंड 48, उसके बाद 50, डे 50 तक आपका यहाँ पर प्लान है। ओके, और उसके बाद 50 to 90 आपको रिवीजन वगैरह करने को दिया गया है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डे वाइज प्लान है। इसका पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ओके, इन ड्यू टाइम। तो अभी लेकिन पहले वीडियो देखो, फिर जो हम लोग देखेंगे वो चीज़। तो लेट्स सपोज कि आप अपना डे जो है वो दिन अपना शुरुआत करते हैं आप मॉर्निंग में 6 बजे आप उठ जाते हो, तो थोड़ा बहुत आपको योगा करना है, ओके, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। एंड यू विल हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 7 AM। तो 7 बजे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, 7 to 9 आप पढ़ते हो। ओके, 1 घंटे का ब्रेक लेना है, कुछ नाश्ता वगैरह किया, हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह किया, माइंड को फ्रेश किया, एंड वंस अगेन आपको जो है 10 बजे बैठ जाना है, 10 से 12 आपने तैयारी की। फिर 12 से 3 का आपको ब्रेक लेना है। इस टाइम पे आप जो है खाना खा सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, क्योंकि आप 6 बजे सुबह उठे हो, अल्टीमेट सी बात है आपको दिन में थोड़ा बहुत नींद आ सकता है, झपकी आ सकती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। कुछ लोग बैचलर्स हैं, वो आपको अलग रहते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं, तो ऐसे केस आप खाना बना सकते हो, या आप जो है ऑलरेडी आपको बना मिल रहा है तो खाना खाना है, सोना वगैरह है। ओके, लेकिन फिर से आपको 3 से 6 स्टार्ट करना, 3 बजे आपको फ्रेश होकर, क्योंकि आपने यहाँ पर 3 घंटे का ब्रेक लिया है, सो यू कैन डू द 3 आवर प्रिपरेशन। ओके, आगे आप कर सकते हैं। तो 3 to 6 आपको मारना है, यहाँ पर प्रिपरेशन का सेट लगाना है। ओके, और फिर आपको यहाँ पर 2 घंटे का फिर ब्रेक लेना है, क्योंकि शाम में 6 बजे का पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आप यहाँ पर 2 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। ओके, और चलो यूट्यूब वगैरह देख लिया, कुछ आपको जो भी है इंटरटेनमेंट के लिए आप देख सकते हैं। फिर आपको 8 से 10 तैयारी करनी है, एंड देन वी हैव द 10 to 11, 1 घंटे का फिर ब्रेक लेना। ब्रेक देखो, ब्रेक लेना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपका मूड फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश होगा, देन आपको फिर से अगला आप तैयारी स्टार्ट करोगे। ओके, तो 11 to 12 आपको एंड में है, लास्ट में। तो फिर आप 12 बजे सो जाते हैं 1 बजे तक, तो आप सुबह उठ पाओगे अल्टीमेटली। राइट, तो या तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है 8 से 10 के बीच में, 10 से 11 आपको खाना पीना खाना है। ओके, और वो करके आपको जो है आधे घंटे पौन घंटे आपको जीए पढ़ना है, उसके आपको सो जाना है। इसी तरह से आपका चलता रहेगा। ओके, डे आपका इस तरह से बटा हुआ है, प्लान वगैरह आपको करने हैं। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है। लेट्स सपोज कि
आप जो अगर सुबह में स्टार्ट करते हो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू स्टार्ट करते हो, यू कैन डू इट विद द फाइनेंस मैनेजमेंट ऑल्सो। ओके, देन वी हैव द फाइनेंस मैनेजमेंट, और यहाँ पर 3 to 6 आपको क्वांट रीजनिंग पर फोकस करना है। ओके, 1+2 आवर का कंसेप्ट है, आगे बताता हूँ क्या करना है 1+2 आवर में। 8 to 10 आपको मॉक टेस्ट मारने हैं, 8 to 10 आपको जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं, और 11 to 12 आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ना है। देखो मॉक टेस्ट यहाँ पर किस चीज़ का है, फेज 1 का है, बाद में आपको फेज 2 के लिए भी है, लेकिन मॉक टेस्ट आपको अब लगाना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। ओके, ताकि आप लोगों का जो है पर प्रिपरेशन अच्छा हो रहे, प्रैक्टिस आपको हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली फेज 1 को जब तक क्रैक नहीं करोगे तो फेज 2 में पहुंचोगे नहीं। सो डे 1 स्टार्ट होता है आपका, डे 1 आप जो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हो, डे 1 डे 2 दोनों दिन पढ़। फाइनेंस में आप जो है जनरल फाइनेंस में देखो, फाइनेंस मैनेजमेंट आपको जो है मैनेजमेंट से स्टार्ट करना है, मैनेजमेंट इजी भी है और साथ ही साथ कह सकते हैं स्टैटिक है पूरा का पूरा, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो आप स्टार्ट करो मैनेजमेंट से। सो जनरल मैनेजमेंट आपने 2 दिन कवर किया। अब यहाँ पर देखो मैंने 1+2 आवर क्यों लिखा हुआ, देखो पहले 1 घंटे में क्या करना है आपको, जब क्वांट रीजनिंग वाला जो है वहाँ पर 3 घंटे आप दे रहे हो, तो वहाँ पर क्या करना है कि पहले 1 घंटे में ओके आपको या तो पजल जो है 5 पजल सॉल्व करो और 5 डीआई सॉल्व करो, आधे घंटे पजल में लगाना है। ओके, इनिशियली आपको मे बी 2 पजल सॉल्व हो आधे घंटे में, इनिशियली 2 पजल ही सॉल्व हो, 2 डीआई सॉल्व हो, लेकिन धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 15 मिनट आप एग्जाम मिलेगा आपको 15 मिनट एक पजल सॉल्व करने के लिए, अल्टीमेटली आपको पजल जो है 3 से 4 मिनट में ही सॉल्व करने पड़ेंगे, अगर नहीं हो रहे तो पजल को छोड़ना पड़ेगा। ओके, इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि पजल भी जो भी हो उसका आपको 5 पजल सॉल्व करने, 5 डीआई आपको सॉल्व करना है, और देन जो रिमेनिंग आपको ये 1 घंटे में करना है, और जो फिर टाइम बच गया 2 आवर, उस पर आपको जो है किस चीज़ फोकस करना है कि जो भी आपका वीक टॉपिक है, क्वांट रीजनिंग में जो भी टॉपिक आपको नहीं आता, यू डोंट नो द एनी टॉपिक, तो उस टॉपिक पर आपको फोकस करना है। ये जो भी लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए लागू होता है। ओके, पजल और डीआई आपको शुरू से ही करना है, सीखना है उसके बारे में। अगर मान लो स्टार्ट में नहीं आता है तो 1 घंटे वीडियो देखकर ही जो आप जो सीखो उसको, 1 घंटे आप सीखो पहले, ये चीज़ आपको जरूर करते रहना है। राइट, तो 1 घंटा आपको ये चीज़ पर देनी है, 1 आवर, और देन अल्टीमेटली आपको खास करके पजल पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और देन आपको 2 घंटे जो भी वीक टॉपिक है, जिस टॉपिक के कंसेप्ट आपको नहीं पता है उस टॉपिक पर आपको फोकस करना है। 2 दिन में 1 मॉक मारा, 1 मॉक मारा, ओके 1 मॉक टेस्ट दिया, और अगले दिन उसको एनालाइज करना है, अगले दिन उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। अब देखो ये मॉक अगर आपने लगाया है तो इसमें से मे भी आपको हो जाए कि आप 200 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चन ही बना पाए, 80 क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर पाए, ये आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, बच गया कितना गया, 100 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। ओके, और लेट सपोज कि आपका 120 क्वेश्चन जो देखते हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वाला पार्ट देखते हैं, उसमें से मात्र आप 60 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए, तो रिमेनिंग आपको 60 क्वेश्चन, अगर आप 70 कर पाए 50 क्वेश्चन बचा हुआ है। इट मीन्स कि आपको वो 50 क्वेश्चन वैसे हैं जो कि एग्जाम में फिर से दिक्कत करेगा, जिसको आपने सॉल्व कर लिया है उसको आप एग्जाम में भी कर लोगे, जो नहीं हुआ है वही आपको दिक्कत करता है, जो आपने नहीं कर पाए फर्स्ट टाइम, उस टाइम वही आपको क्वेश्चंस बाद में दिक्कत करेगा, तो वही फोकस करना है। तो इसीलिए बस मॉक मार कर छोड़ना नहीं होता है, अल्टीमेटली उस पर आपको ये देखना होता है कि मॉक में कौन सा गलत हुआ है, वही आपको एग्जाम में भी गलत होगा। तो इसलिए आपको फोकस करना है कि मॉक टेस्ट 1 एनालिसिस आपको करनी है अगले दिन। राइट, देन वी हैव द डे 3, डे 3 में आपको पॉवर्टी कंसेप्ट एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया। देन वी हैव द हियर मोटिवेशन, 3 और 4 पर आपको डे 3 और डे 4 पर ही चलेगा, मोटिवेशन इधर चलेगा। ओके, और इधर पॉवर्टी कंसेप्ट देखो, सेकंड चैप्टर नंबर 2 में आपको पॉवर्टी कंसेप्ट है, जहां पर की वेरियस कमिटीज है, जैसे कि आपको लखवाला कमेटी, वाई के अलगा कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रणराजन कमेटी, ये सब पढ़ते हो, उसके आपको पॉवर्टी के टाइप्स पढ़ते हो आपको। देन वी हैव द अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट ऑल्सो, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पढ़ते हो आप। देन पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स भी हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं आपको। उसके अलावा देखो पॉवर्टी रिलेटेड रिपोर्ट्स भी है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, ये सब पॉवर्टी बेस्ड आपको जो है रिपोर्ट्स है वो भी कवर करने होते हैं। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये तो चीज़ें सही चलती रहेगी ये वाला, और यहाँ पर मॉक टेस्ट और डेली करंट अफेयर। देखो लास्ट में आपको क्या है, डेली करंट अफेयर्स, इसमें किसी को आपको आधे घंटे भी लगेगा, हाफ एन आवर भी कोई कर सकता है इसको। ओके, और कोई इसे आपको जो है 1 घंटे भी लगाएगा, किसी को डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन डेली आपको जो है इतना करते रहना है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ा करो। ओके, कम से कम अगर करंट अफेयर डेली नहीं करे तो बिजनेस न्यूज पेपर ही पढ़ लिया करो उतना देर, आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। नो, डे 5 से लेकर डे 8 की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू में आपको इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पढ़ना है, और डे 7 एंड डे 8 पर आपको मॉनेटरी पॉलिसी आपको कवर करनी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में काफ़ी चीज़ें नई आ चुकी है, ऑपरेशन 2:O,
TRTO, ओके, TRTO भी नया वाला आया हुआ है। उसके अलावा आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह हमेशा न्यूज में बना रहता है। तो इसीलिए आपको जितनी भी नई चीज़ें आई हुई है, हेलीकॉप्टर मनी, ये सब चीज़ें आपको नए नए टर्म्स आए हुए हैं, वो सब कुछ को कवर करना है। पुरानी चीज़ों के साथ साथ आपको जो नई चीज़ें हैं उसे भी आपको कवर करना है। मैनेजमेंट आपको लीडरशिप पढ़ना है 2 दिन, और कम्युनिकेशन आपको 2 दिन पढ़ना है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में सेम चलेगा, पजल, और जो नया टॉपिक है आपको, जो भी टॉपिक आपका वीक है, नया टॉपिक है, उस पर आपको फोकस करना है। मॉक टेस्ट उसी तरह से चलता रहेगा, और आपका करंट अफेयर्स भी उसी तरह से चलता रहेगा। डे 9 से लेकर डे 12 की बात करते हैं, तो डे 9 और 10 पर आपको फिक्सर पॉलिसी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू में जहाँ पर आप बजट के टर्म्स सीखते हो, जो यूनियन बजट है उसके टर्म्स वगैरह आप सीखते हो यहाँ पर, ओके। उसमें काफ़ी चीज़ें आते हैं, कई सारे कंसेप्ट वगैरह होते हैं, उसके बारे में आप सीखते हैं यहाँ पर। देन ऑल्सो जो बजट डिफिक्ट फाइनेंसिंग होती है, जो फिक्सल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट होती है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट होती है, उसके बारे में आप यहाँ पर सीखते हो। तो काफ़ी चीज़ें होती है। पूरा का पूरे यूनियन बजट को समझने के लिए आपको जो है फिक्सल पॉलिसी आपको आना पड़ेगा, टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, देन ओनली आप जो है यूनियन बजट को समझ पाते हो अच्छे तरीके से। देन वी हैव द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑल्सो, इसको आपको कवर करना 2 दिन, और फाइनेंस मैनेजमेंट आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस करना 2 दिन, और देन आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर देना है टाइम, राइट। इधर तो बात बराबर इधर सेम ही चलता रहेगा आपको। देन हम लोग जो है डे 13 से लेकर डे 15 की बात करते हैं। तो डे 13 डे 14 का आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट कवर करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कि रुपी अप्रिशिएट करता है, रुपी डिप्रिशिएट करता है, उसका आपको जो बैलेंस, अगर मान लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है, 2 चीज़ें हो सकती है, अदर सरप्लस हो सकता है या डिफिसिट हो सकता है। तो सरप्लस वाले में तो सब कुछ ठीक ही रहता है, डिफिसिट वाले में बेसिकली कहता है कि अगर मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिक्ट है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आपको क्या क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं इकोनॉमी पर, इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एफडीआई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या आपको अदर सेक्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज़ों को आपको समझना होता है। एप्लीकेशन पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह को समझना होता है। देन वी हैव द इकोनॉमिक प्लानिंग, उसको आपको समझना है कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स, ओके, वेरियस 5 ईयर प्लान्स। नीति आयोग, यहाँ पर एक चीज़ है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वहाँ पर इसके अंतर्गत आपको नीति आयोग को भी समझना पड़ेगा। नीति आयोग से हर साल जो है आपको 8 से 8 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं, रिपोर्ट्स खास करके नीति आयोग के इंपॉर्टेंस होते हैं। और नीति आयोग बेसिकली आपको प्लानिंग में ही आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग में ही आता है। क्यों? क्योंकि पहले आपको प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, और सरकार ने आपको जो है 2017 से नीति आयोग का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया। हालांकि 2015 में ही आपको नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, लेकिन नीति आयोग ने अपना काम जो है वो 12th 5 ईयर प्लान खत्म होने के बाद, जो कि 2017 में खत्म हुआ है, वहां से स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017 से। इसीलिए आपको नीति आयोग का ध्यान रखना है, उसको आपको इकोनॉमिक प्लानिंग में आएगा। तो सभी चीज़ें आपको नीति आयोग के बारे में जानना जरूरी है, राइट। देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो भी लेफ्ट ओवर्स बच गया, इतना ही टॉपिक्स आपको फाइनेंस मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजमेंट और मोटिवेशन। जो भी आपका टॉपिक बच गया है, किसी भी टॉपिक आपका कुछ छूट गया है, बड़ा घटा जो भी है, उसको आपको 3 दिन लगाना है, और सब कुछ को आपको कवर करना है, नोट्स वगैरह आपको रेडी कर लेना है, ओके। एक दिन और लग जाए तो लगा दो, 2 दिन लग जाए तभी चलेगा, लेकिन सब कुछ को कंप्लीट कर लेना। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तो आगे नहीं बढ़ना है, क्लियर। डे 16 को आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर 1 आपको स्टार्ट करना है, भारतीय पाठक का, ओके। भारतीय पाठक का चैप्टर 1 जो आपको स्टार्ट करना है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपको स्टार्ट करना है, मतलब जो भारत में इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको आपको पढ़ना है। ईएसआई में आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म चलता रहेगा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई सरकार की, जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी सरकार की, उसके बारे में पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। डे 19 और 20 का आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, ओके। उसके आपको एडीबी, ये सब आपको एआईबी, ये सब के बारे में आपको पढ़ने हैं। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर कवर करना होता है। फाइनेंस में रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आरबीआई, सेबी, नबार्ड हो गया, और द आईबीबीआई, ये इसको मत भूला करो। देखता हूँ कि आप में से काफी सारे लोग आईबीबीआई को इग्नोर करते हो। आरबीआई, सेबी, नबार्ड, आईबीबीआई सब इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन आपको फंक्शंस ऑफ आरबीआई, कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये चीज आपको समझना है। और तीसरा इसी में चैप्टर आता है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज एक्जिम, नबार्ड, सिडबी, आरआरबीज एंड एनएचबी। ये भी एक तरह से आपको लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। इससे जुड़ी जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट है, जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसको भी आपको जानना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली कि आप जो है बस उसके बारे में पढ़ लो, होता क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। अल्टीमेटली जो भी लेटेस्ट अपडेट है उन चीज़ों को आपको देखना है। कुछ आपको चेंज किया गया है, कुछ नए आपको चीज़ें लाई गई है, उसको आपको यहाँ पर कवर करना है। कुछ नंबर्स वगैरह यहाँ पर हैं तो उसको आपको वैसे ज़्यादा फोकस करने होते हैं, ओके। ये चीज़ आपको सेम ही है।
नो, डे 21 से लेकर 24 की बात करते हैं तो 21 और 22 आपको रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन जैसे कि G20, ब्रिक्स, SCO, ओके, शंघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा आपको और कौन सा है, देन OECD हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, सार्क है, बिम्स्टेक है, जिसके भारत खास करके मेंबर्स है, आसियान हो गया, आसियान के हालांकि मेंबर नहीं लेकिन इंडिया आसियान आपको जो है काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। सो ऑल दीज आर रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसको आपको कवर करने हैं। उसके अलावा देर आर फ्यू फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑल्सो, जैसे कि लास्ट ईयर आपको इस पर क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 6 मार्क्स का। आरसेप, लास्ट ईयर आपको आरसेप डील जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ था, ओके। आरसेप डील इंडिया आसियान के साथ साथ आपको जो 5 और कंट्रीज थे उनके बीच में आपको ये नेगोशिएटेड डील था, जहां पर कि इंडिया ने बैकआउट कर लिया था और बाद में 15 कंट्री ने इसको डील साइन किया बस। तो आरसेप पर आपको यहाँ पर 3 गुना 2 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का पूछा गया था, टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो इसीलिए क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, जो भी आपको यहाँ पर ये डील्स वगैरह होते हैं उसको आपको कवर करना है, लेटेस्ट जो भी चीज़ें होती है उसको आपको यहाँ पर कवर करना है, ओके। और डे 23-24 को जितने भी लेफ्ट ओवर पोर्सन है इकोनॉमिक्स में वो सबको आपको कवर करना है। फाइनेंस में क्या जाएगा, फाइनेंस आपको फाइनेंशियल मार्केट कवर करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पर आपको फॉरेक्स मनी, बॉन्ड, इक्विटी ये सब हो गया, या उसके फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स या रिसेंट डेवलपमेंट वगैरह के बारे में आपको कवर करने हैं। अगले हफ्ते में भी 25 से लेकर 28 तक भी, चूंकि ये पूरा का पूरा बड़ा मार्केट है, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह जो है ढेर सारा कंसेप्ट है, इसमें आपको जो है फिर से टाइम लगाना, अच्छा खासा टाइम देना यहाँ पर, ओके, ताकि इसको आप अच्छे तरीके से समझ सको, वेरियस सोर्सेज का इस्तेमाल करके इसको आप जो अच्छे तरीके से समझ सको। और यहाँ पर ESI में क्या करना है, यू विल हैव टू स्टार्ट द मिनिस्ट्री वाइज गवर्नमेंट स्कीम। देखो ये चीज़ करने का एक अलग तरीका भी हो सकता था कि आपको मिनिस्ट्री वाइज जो है आप डेली 5-5 प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन देखो वो चीज़ आपको क्या हो सकता है कि अगर आपने काफ़ी पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता था, लेकिन ये एक तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में होगा कि आप डेली जो है मिनिस्ट्री वाइज प्रोग्राम करके एक बार में फटाफट जो है कुछ टाइम दें और सारी मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स आप नोट डाउन कर लें, वो एक तरह से बेटर होगा, इसलिए मैंने आपको इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 25 यू विल हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग, यहाँ पर आप जो है पूरा का पूरा मिनिस्ट्री वाइज प्रोग्राम्स पर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये आपको कॉमन ही रहेगा आगे जब तक आपका मिनिस्ट्री वाइज प्रोग्राम्स खत्म नहीं होता है, ओके। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के नाम पर जो है आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा कि सर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी है। सो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की अगर बात करें, कुछ मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, महा इंपॉर्टेंट है, जो आपके रिलीवेंस का है, जैसे कि आपने अभी देखा कि हम लोग जो है अलग अलग तरीके से देख रहे थे कि हम लोगों ने इकोनॉमी का सिलेबस देखा, ओके। वीडियो लेंदी हो जाएगा, कोई नहीं। देखो बेसिकली यहाँ पर 4 भागों आप मिनिस्ट्री को बांट सकते हैं। एक तो इकोनॉमी सेंट्रिक, चूंकि इकोनॉमी आपका सिलेबस है, इकोनॉमी सेंट्रिक, या इवन आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट भी डाल सकते हैं, एक इन्वायरमेंट भी चूंकि आपका सिलेबस में है तो इन्वायरमेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो इसको 2 को यहाँ पर रख सकते हो। उसके अलावा आपको इकोनॉमी में जो है, इकोनॉमी आपको कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ओके, ये सब आपको इकोनॉमी में आ जाएगा। उसके आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इवन आपको MSME भी इधर ही रख सकते हैं, लेकिन आपको MSME को हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रखते हैं, तो MSME, ओके। मोस्ट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लेकिन उसको हम लोग एग्रीकल्चर में रखने वाले थे, इसलिए आपको एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख रहा हूँ। तो MSME यहाँ पर हो गया। उसके आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, ये एक मिनिस्ट्री हो जाएगा जो आपके काम का है। एग्रीकल्चर में देखो कौन कौन से, एग्रीकल्चर में आपको यहाँ पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ, उसके आपको कौन सा आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, MFPI। ये 5 आपको एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं। सोशल जस्टिस की बात करते हैं वहां पर, जहां पर मतलब बेसिक सरकार जो है पॉजिटिव डिस्कशन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज में कौन कौन से आएंगे, तो अंडर प्रिविलेज आपको आता है SC, ST, OBC, वुमेन एंड
माइनॉरिटी, दीज आर द डाउन ट्रेंड सोसाइटी, मतलब बेसिकली डाउन ट्रेंड लोग हैं, ओके, अंडर प्रिविलेज आते हैं। तो एससी आपको तो पता ही है, एसटी के लिए आपको अलग मिनिस्ट्री है और वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स। मेरे पीछे आ जा रहा होगा इसलिए ऊपर लिखूंगा अब यहाँ पर मैं। ओबीसी के लिए कोई अलग मिनिस्ट्री नहीं है, एससी के लिए कोई अलग मिनिस्ट्री नहीं है। एससी के लिए बेसिकली आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आपको आता है। ओबीसी के लिए वही काम करता है। इवन आपको पेंशनर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस आपको जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए वही काम करता है, सीनियर सिटीजन के लिए वही काम करता है। उसके अलावा आपको जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए वही काम करता है। तो इसलिए आपको सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इंप्लायमेंट में एक और डालो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, MOLE। उसके अलावा आपको यहाँ पर सोशल जस्टिस में मैंने आपको डाली दिया, मोटा हो गया। देन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, वुमेन के लिए आपको अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ WCD, ओके। उसके अलावा आपको जो है माइनॉरिटी के लिए अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, MoMA। तो कितने हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, WCD, और ये 4 यहाँ पर हो गए, ओके। 4 यहाँ पर हो गए जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके अलावा आपको सोशल इशू में 2 और टॉपिक है, कौन कौन से, हेल्थ एंड एजुकेशन, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और दूसरा कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE, रिसेंटली नया नाम आया है। तो 2 यहाँ से हो गया, तो 2 मिनिस्ट्री इधर का, 4 यहाँ के थे। एग्रीकल्चर में 5 मिनिस्ट्री आते हैं, कौन सा छूट गया यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, फूड प्रोसेसिंग, एक और है, 5 यहाँ पर मिनिस्ट्री है, ओके। लिव इट, 5 यहाँ पर है, एक और आएगा जो कि आपको एग्रीकल्चर पर रिलेटेड है। एम्प्लॉयमेंट में आपको कौन कौन से आ गए, एम्प्लॉयमेंट में आपको 3 आ गए, MSME, MSD और लेबर एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा आपको फाइनेंस यहाँ पर आ गए, 3 इधर आ गए, तो 3 यहाँ पर आप डाल दो, 3 इधर डाल दो, 5 यहाँ पर डाल दो। एक और मिनिस्ट्री में भूल रहा हूँ, ओके। इन्वायरमेंट के लिए 2 है, तो 2 4 3 7 3 10 3 13 4 17, तो टोटल यहाँ पर 17 से लेकर 20 ऐसे मिनिस्ट्री आते हैं जो कि आपके काम का है, ओके। इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखना है कि एनी मिनिस्ट्री जो बेसिकली आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम लॉन्च करता हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया हो, तो वैसे सभी मिनिस्ट्री आपको कवर करना है। एक इकोनॉमी में और आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ओके, वो भी आपको यहां पर आ जाएगा, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। सो ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स आपको करते रहना, तो ये सारे मिनिस्ट्री आपके लिए महा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। बाद बाकी मिनिस्ट्रीज के लिए आप क्या कर सकते हो, जो है उसके नए लेटेस्ट 3-4 साल के प्रोग्राम्स कवर कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। लेकिन याद रहे कि अगर कोई प्रोग्राम एजुकेशन पर्पज के लिए, ओके, कहाँ चला गया वो स्लाइड, चलो ठीक है, वो स्लाइड अब दिखेगा नहीं। अगर कोई मिनिस्ट्री आपको प्रोग्राम जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए लॉन्च किया गया है, एजुकेशन पर्पस के लिए आपको अगर लॉन्च किया गया है, तो वो सभी के सभी आपको ध्यान रखना। जैसे कि आपको अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने अगर स्कॉलरशिप के लिए जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उसको अगर स्कॉलरशिप के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो एजुकेशन में आएगा, ओके। तो ऐसे ध्यान रखने के स्कॉलरशिप, एजुकेशन, हेल्थ या किसी प्रकार के बेनिफिट के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हो, तो उसको आपको जो है कवर करना है, उसको आपको ध्यान रखना है, ओके। यहाँ पर फाइनेंस मैनेजमेंट में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बॉन्ड्स वगैरह को ध्यान रखना है। देन यहाँ पर आपका जो है मिनिस्ट्री वाइज गवर्नमेंट स्कीम चलता रहेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देन बॉन्ड्स के ये न्यूमेरिकल टॉपिक्स है, दीज आर ऑल द न्यूमेरिकल टॉपिक्स जिसको आपको अच्छे तरीके से कवर करना है, ओके। तो यहाँ पर फिर से आपको चेंजिंग लैंडस्केप बैंकिंग सेक्टर आता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आ जाएगा, ओके। देन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट सोशल प्राइवेट जो बेनिफिट कह सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रिस्क मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर। तो ये हफ्ता आपको जो पूरा का पूरा इसी पर फोकस करना है, 8 दिन लगाना है और ये चीज़ों को कवर करना है। और यहाँ तक आपने जो गवर्नमेंट स्कीम कवर कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस। आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस स्टार्ट करना है। और गाइज आपने यहाँ पर जो 20 मॉक टेस्ट दे दिया है, सो नो नीड टू डू द मॉक अगेन। आपको यहाँ पर आप प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ऑफ वीक टॉपिक्स इन विच यू आर नॉट स्कोरिंग। तो अब आपने 20 मॉक टेस्ट को एनालाइज करने और देखने हैं कि कौन से मॉक में अभी आपको जो है मतलब मॉक में क्यों आपको स्कोर वगैरह नहीं आ रहा है, या अगर कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको फोकस करना है।
तो यहाँ पर आप जो है डेली क्विज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो 10 दिन उसमें टाइम लगाओ, उसको अच्छे तरीके से कवर करो ताकि वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाए। ओके, देन वी हैव द 49 एंड 50 रिपोर्ट्स ही करने हैं। यहाँ पर जो भी लेफ्ट ओवर्स है फाइनेंस मैनेजमेंट उसको कवर करना है। ओके, ये दोनों चलता ही रहेगा। देन स्टार्ट सॉल्विंग डेली मॉक टेस्ट एनालिसिस इज द की टू स्कोर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑलरेडी आपने सब कुछ कर लिया है, सो यू नीड टू डू द डेली मॉक टेस्ट या जो भी आपका वीक वगैरह उसको आपको जो करना है। इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन एनी टॉपिक, लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट टॉपिक ऑन प्रायोरिटी। ओके, प्रायोरिटी को उसको कवर करो। और डे 50 से लेकर 50वें दिन से लेकर 90वें दिन तक जो आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है, जितना रिवीजन कर सको जो भी आपने। देखो यहाँ पर ये हो सकता है कुछ लोगों का 50 दिन में कवर नहीं हुआ हो। ओके, फाइनेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशल इशू, तो 10 दिन और लगाओ, 15 दिन लगाओ, चलेगा। लेकिन आपको अच्छे से एक बार कर लेना है, एक बार पूरा का पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लो, चाहे वो 60 दिन हो, 65 दिन हो, 70 दिन भी चलेगा। लेकिन जब हो जाए पूरा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो है रिवीजन स्टार्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको टॉपिक के लिए टॉपिक क्लियर होता है। सो फॉलो वन सोर्स, लेकिन उसी को आपको रिवीजन 4 बार करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है पारंगत हो पाओगे, तभी जाकर जो है आप उसमें कॉन्फिडेंट हो पाओगे एग्जाम से पहले। तो इसलिए रिवीजन करना है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस हियर। ऑल सोर्सेस अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक टेस्ट, ये चीज़ आपको करनी है ताकि आपका इंक्रीज वगैरह, स्पीड वगैरह इंक्रीज करता रहे। सो दिस इज द बेसिकली प्लान। थैंक यू वेरी मच। ओके, काफ़ी वीडियो लेंदी हो चुका है, बट एटलीस्ट आपको यहाँ पर कुछ न कुछ तो अच्छा आइडिया आपको लगा होगा, कैसे प्लानिंग वगैरह करनी है, कौन से दिन क्या पढ़ना है, ये चीज़ आपको आइडिया जरूर लगा होगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग ब्रिजेश ट्यूटोरियल। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, ये चीज़ जरूरी है।